हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे और बिना ज़्यादा टाइम गवाए सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 32 इंडियन एविडेंस एक्ट पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशंस के बारे में और डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। पार्ट 1 में आप देख लेना कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं जिसमें कि विटनेस को प्रिविलेज दी जाती है, ठीक है, और क्या क्या उसके सर्कमस्टेंसेस हैं उसके। ठीक है, अब इसमें आते हैं डायरेक्टली किस पे, इलस्ट्रेशंस पे। जो इलस्ट्रेशंस है, इलस्ट्रेशंस बेसिकली मैं 5 से 6 बताऊंगा, बाकी यहाँ पे इसे देख लेना क्योंकि मेरे को जो इंपॉर्टेंट लग रही है वही बता रहा हूँ। सबसे पहले डाइंग डिक्लेरेशन वाले में देखते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बंदा ए है, वो बी को बताता है कि ये जो ई लड़का है ये लड़का आपका ही है, तो डाइंग डिक्लेरेशन में मानी जाएगी कि हाँ भैया रिलीवेंट है, ये बंदा उसी का है। फिर उसके बाद में दूसरा किसी की डेट ऑफ बर्थ के संबंध में कि जैसे मान लो कि कोई बंदा ए है, उसे ये नहीं पता कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन उसे ये पता है उसकी मदर की डिलीवरी खुरानास क्लिनिक में हुई थी और इस सन में हुई थी, तो वो क्या करता है, वो खुरानास क्लिनिक में चला जाता है। लेकिन डॉक्टर खुराना क्या, वो तो डिसीज है, मर गए, लेकिन वो क्या करते थे, एक रिकॉर्ड मेंटेन करते थे हर डिलीवरी का। तो उसी में उसके मदर का नाम था, टाइम था, डेट था, उससे उसने पता लगा लिया कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो रिलेवेंट माना जाएगा। फिर दूसरा फिर एक और चीज़ ये देखते हैं कि रेंटल के बारे में, कि जैसे आपको कोई प्लॉट है, आपने अपने प्लॉट का किराया इकट्ठा करने के लिए किसी बंदे ए को रखा हुआ है, लेकिन अब ए बंदा क्या करता है, 3 महीने का किराया लिया है, लेकिन वो क्या करता है, डिसीज हो जाता है, मर जाता है। अब 3 महीने से आपके पास किराया नहीं आया, आप गए किराएदारों के पास कि भैया किराया कब दोगे, उन्होंने कहा साहब हमने तो ए को दे दिया था। अब इसी बीच में कि आपके पास चिट्ठी आती है कि सर ये किराया मेरे पास आ चुका है और ये सारा का सारा इस डेट को मेरे पास आ गया था, तो ये चीज़ें रिलेवेंट मानी जाएगी। अब आपको नहीं पता कि ये मर चुका, लेकिन ये मर गया है, ये चीज़ें रिलेवेंट होगी कि हाँ साहब उसने किराया ले लिया। अब इसके बाद में हम आगे वाले पॉइंट पर आते हैं कि ए और बी की शादी हुई है नहीं हुई है। तो जो क्लर्की मैन था वो कहता है कि साहब मैंने शादी करवाई थी, लेकिन मैंने इनसे कहा था कि ज़्यादा खर्चा मत करो, ज़्यादा लोग नहीं कहता है, तो ये चीज़ें क्या मानी जाएंगी, रिलेवेंट मानी जाएगी, उसकी शादी हुई है। अब जैसे मान लो किसी गुरुद्वारे की बात करें, किसी गुरुद्वारे में शादी हुई है, तो गुरुद्वारे में क्या होता है कि रिकॉर्ड मेंटेन होता है। जैसे मान लो एक बंदा है परमिंदर, उससे पूछा जाता है कि परमिंदर आपकी और चरणजीत की शादी हुई है, क्या प्रूफ आपके पास है। परमिंदर कहता है कि साहब मेरी शादी 27 मई को हुई थी, 27 मई 2020 को, तो आप गुरुद्वारे में जाकर रिकॉर्ड चेक कर सकते, गुरुद्वारे का जो रिकॉर्ड है बोलता है कि यहाँ शादी हुई है, तो ये क्या है, ये प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि आपकी शादी हुई है। फिर दूसरा एक बात कर लेते हैं इसके अंदर कि गांव के बारे में। एक गांव में क्या होता है, एक गांव में एक पगडंडी होती है, पगडंडी के ऊपर ये बहस होती है ग्रामीणों के बीच में कि भैया ये जो पगडंडी है ये एक्चुअली वो पब्लिक पगडंडी है या फिर प्राइवेट है। एक बंदा होता है जो पास पास के खेत वाला कहता है कि साहब तो मेरे खेत की ज़मीन है। तो अब इस बीच में क्या होता है कि एक बंदा होता है जो पहले वाली स्टेटमेंट निकाल के लाता है, जो पहले वाला जो मुखिया था उसकी स्टेटमेंट थी, ये जो ज़मीन की जो पगडंडी है ये क्या है, ये गांव का पब्लिक पे है, तो वो चीज़ें हमारी रिलेवेंट मानी जाएंगी। तो ये तो हमने यहाँ तक देख ली चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है। फिर एक और देख लेते हैं कि अगर किसी केस में किसी बंदे से पूछा जाता है कि भैया तुम इस डेट को कहाँ पे थे, तो वो कहता है कि साहब मैं तो कलकत्ता में था। तो अब कोर्ट कहता है कि भाई अगर तुम कलकत्ता में थे तो हमें प्रूफ तो दिखा दो कि तुम कलकत्ता में थे। तो अब होता क्या है कि वो कहता है कि साहब मैं वकील साहब से मिलने गया था। वकील साहब कौन, कि साहब वकील साहब हैं, ये वकील साहब, उन्होंने नाम बताया। तो अब क्या, जब वकील साहब से पूछा जाता है आपसे मिल रहा है, तो वकील साहब क्या, तो वो तो थे नहीं, वो तो जा चुके, तो मर चुके थे। तो लेकिन क्या होता है कि वो एक डायरी मेंटेन करते थे, डायरी के अंदर सब लिखते थे कि भैया आज मेरे से कॉइन मिला है, किस रेट में मिला है और किस पर्पज़ के लिए मिला है। तो उस बीच में उसका भी नाम था कि भैया ये तो इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटीज़ हैं इस क्वेश्चन के लिए मिला है वो। तो वो मिला है तो क्या हुआ, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, रिलेवेंट होगी, रिलेवेंट मानी जाएगी। अब क्या आता है, हम डायरेक्टली बात करते हैं किसकी, डाइंग डिक्लेरेशन की। डाइंग डिक्लेरेशन की जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो होता है क्या है। देखिए डाइंग डिक्लेरेशन होता है क्या, इतनी चीज़ समझ आइए, सारे के सारे समझदार हो, सब जानते हैं कि अगर कोई बंदा मरता मरता बयान दे के गया अपनी मौत के बारे में, मृत्यु के बारे में, तो वो क्या होगा, वो डाइंग डिक्लेरेशन है, ठीक है। अब जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो किस में दे रखी है, डाइंग डिक्लेरेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 32 क्लोज 1 के अंदर दे रखी है। इसके अंदर यही कह रखा है कि अगर कोई पर्सन अपनी मृत्यु के बारे में बयान देता है इन दिस सिचुएशन ऑफ डेथ बेड, ठीक है, मतलब मृत्यु सैया पे है और वो बयान दे रहा है अपने सर्कमस्टेंसेस के बारे में कि कैसे उसकी मौत तो मतलब हुई है, कैसे मतलब उसको एक्सीडेंट हुआ, लगी है, तो वो क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो अब क्या होता है, एक्सीडेंट हुआ लगी का मतलब ये नहीं कि किसी का भी मतलब बयान,
तो उसमें क्या कि वो बयान तो लेते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट होगा तो क्या पुलिस वाले आएंगे बयान लेंगे। बयान लेने का मतलब क्या होता है कि वो ये ले लेते हैं बयान की, क्या पता बंदा मर जाए तो ये डिक्लेरेशन में काम आ जाए। ठीक है, तो अब उसमें एक चीज़ और बता दूँ, जो ये जो है डाइंग डिक्लेरेशन वाला, ये हेयर से एविडेंस का एक्सेप्शन है। जनरली तो हम क्या करते हैं, हेयर से एविडेंस को एडमिट नहीं करते, लेकिन ये एडमिसिबल माना जाएगा, चाहे जो डेथ हो वो होमासाइडियल हो या सुसाइडियल हो। ठीक है, अब क्या है कि इसके लिए केस ये दे रखा था, जो मैंने बताया था ना कि जो बंदा कोई भी जो मर रहा होगा वो झूठ क्यों बोलेगा, तो उसके लिए केस है, कौन सा है, नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि किसी भी डाइंग डिक्लेरेशन को क्रॉस वेरीफाई करना, क्रॉस एग्जामिन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब क्रॉस वेरीफाई करने बैठोगे जब तक तो बंदा ही मर जाएगा। उसके बाद में क्या आता है, बाई होम टू बी रिकॉर्डेड, कौन रिकॉर्ड करेगा, जनरली तो कौन करता है, जनरली तो देखो डॉक्टर साहब करेंगे। भाई एक्सीडेंट होगा तो बंदा थाने थोड़े ना जाएगा, वो डायरेक्टली वहीं जाएगा डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब क्या करता है, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते हैं वैसे ही एक इसकी रिपोर्ट बना देते हैं। उन्हें लगता है कि भाई पुलिस आने में देरी हो रही तो वो रिपोर्ट बना देते हैं कि भाई इसने बंदे ने ये हमारे पास बयान दिया। लेकिन अगर जनरली अगर वो बयान नहीं होते हैं, नहीं बन पाती वो रिपोर्ट, तो फिर डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर कि वो उसको कैसे रिलीवेंट करवाएंगे या उसको नहीं करवाएंगे। ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब पर डिपेंड करता है कि भैया अगर कोई इन्वेस्टिगेशन से कोई स्ट्रॉन्ग फैक्ट उठ के आ जाता तो रिलीवेंट हो जाएगी। अब उसके बाद में आगे आ जाओ कि एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन की देखो इतनी अच्छी एविडेंशियरी वैल्यू है कि वो क्या करती है कि एक्यूज को कन्विक्ट करा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ एक चीज़ और होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस और आना चाहिए, कंपेंसिंग एविडेंस। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन दी है उस बंदे ने अपनी माँ के सामने, बाप के सामने, माँ पापा के सामने और एसआई साहब के सामने दे दी हो या फिर मजिस्ट्रेट साहब के सामने दे दी हो, तो उसमें क्या कि जो एक्यूज है वो कन्विक्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है कि स्ट्रॉन्ग फैक्ट और आना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कि ये नेसेसरी नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट साहब के सामने ही है, क्योंकि अगर आप वेट करते रह गए कि भैया मजिस्ट्रेट साहब आएंगे और वो बंदा मर गया तो डिक्लेरेशन कहाँ होगी फिर। ठीक है, तो नेसेसरी नहीं मजिस्ट्रेट साहब के सामने, और मजिस्ट्रेट साहब के अगर सामने हो रही है तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस वे के अंदर ही इसको लोगे, इस फॉर्म में रिकॉर्डेड करोगे। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि वो जो डॉक्टर की स्टेटमेंट आती है ना, उसमें ये होता है कि बंदा मेंटली फिट था जिसने ये बयान दिए हैं। अब मजिस्ट्रेट साहब अगर खुद बयान ले रहे हैं, वहाँ डॉक्टर साहब भी होंगे, खड़े होंगे, तो वो एक वेरीफाई हो गया कि मेंटली फिट था जिसने बयान दिए, तो उस बेसिस पे हम एक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक केस दे रखा है, केस लॉ है, केस लॉ का नाम क्या है, नलम वीरा वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट। ठीक है, ये वाला देख लेना। और एक है लक्ष्मण वर्सेस स्टेट, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट दे रखा है। अब इसमें क्या जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में हो। ऐसा किस में कहा गया था, ये कहा गया था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस आमेर लीग केस में कहा गया था। ये कब हुआ था, 1996 का। भाई इसमें कोर्ट ने कहा कि भैया एक सीधी सी बात है, आप अगर किसी बंदे से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लेके बैठ गए और वो बिल्कुल मृत्यु सैया के ऊपर है, तो क्या आप तो जवाब देगा यार, ऐसी कंडीशन में है नहीं, वो तो पहले बिल्कुल यार ख़राब कंडीशन है उसकी और तुम और ख़राब कर रहे हो। तो लेकिन इसके बाद में फिर एक केस और आता है, एक केस और आया था, उसका नाम था गणपत वर्सेस स्टेट। गणपत वर्सेस स्टेट में क्या कहा गया भैया कि आप पूछ सकते उसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ जो वर्डिंग्स है वो एक्चुअल वर्डिंग्स होनी चाहिए जो उसने बोली है, किसमें, रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, जो उसमें आप रिकॉर्ड तो बनाओगे, इसने ये कहा है, तो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसका बयान, उस रिकॉर्डेड बयान में उसकी एक्चुअल वर्डिंग्स भी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि भैया, पहले पूछता आपका नाम क्या है, कैसे है, फिर उसके बाद में कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का कलर क्या था, तो ये सब बता के फिर लास्ट में बंदा बोलता है कि सर उनको सज़ा दिलवाना, इन्होंने क्या बहुत गलत किया, इतनी ओवर स्पीडिंग थी इसकी, तो ये सेम स्टेटमेंट ऐसी की ऐसी वहाँ आ जाएगी। फिर उसके बाद में क्या इसके लिए केस है, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट। राम बिहारी यादव उसमें क्या कर रखा है, वही जो बता रहा हूँ कि जो एक्चुअल वर्ड्स है वो मेकर होने चाहिए, उसमें वही बता रखा है इसके अंदर। फिर उसमें क्या, ओरिजिनल डाइंग डिक्लेरेशन नॉट फाउंड ऑन रिकॉर्ड। अगर ओरिजिनल डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मिलती रिकॉर्ड के अंदर तो क्या होगा, नहीं मिलती तो भैया सीधी सी बात है कि जो पुलिस अपनी एंट्री करती है केस डायरी के अंदर वो तो एडमिसिबल नहीं होगा एज एविडेंस, बिल्कुल एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये किस में दे रखा है, ये दे रखा है राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट के अंदर। फिर ओरल डाइंग डिक्लेरेशन, ओरल डाइंग डिक्लेरेशन क्या, व्हेन द कन्विक्शन of the accused is sought to be based on
ओरल डाइंग डिक्लेरेशन, मतलब ओरल डाइंग डिक्लेरेशन पे है द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द डिसीज मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड। मतलब कि ओरल, जैसे मान लो कि कोई नर्सिंग ऑफिसर था, उसने सुना था, उसने क्या क्या कहा था डाइंग करते बंदे ने, तो वो वहाँ पे आके बयान दे दे कि सर मैंने सुना था, ये चीज़ें उसने कही थी, एक्यूरेट बता दे। उस बेसिस पे जो एक्यूज है उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये किस में था, ये आया है दर्शना देवी वर्सेस स्टेट के केस में आया था। अब क्या एक स्पेशल केस आता है क्या कि डाइंग डिक्लेरेशन देने वाला जो बंदा है वो जीवित बच गया, ऊपर वाले की मेहर होगी, बच गया वो। बच गया तो क्या हो गया, क्या उसकी स्टेटमेंट रिलीवेंट होगी? भैया स्टेटमेंट तो रिलीवेंट होगी, लेकिन 32 के अंतर्गत नहीं होगी। किस में होगी? सेक्शन नंबर 157 में। सेक्शन नंबर 157 एविडेंस एक्ट के अंदर उसको कोरोबरेट कराया जाएगा, उसके बाद वो रिलीवेंट हो सकती है। अब एक चीज़ और है कि जैसे एक केस है शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसके अंदर क्या कह रखा है, जिसके अंदर ये कह रखा है कि भैया जो मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन है वो भी एडमिसिबल है, क्योंकि कई बार क्या लिंक होती है सारी की सारी। अब उसमें क्या डाइंग डिक्लेरेशन क्या अपना पूरा हमने पूरा कर दिया। तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, और कहीं अगर आपके छोटे भाई से कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि भैया ये गलतियाँ हैं, तो उसको भी सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आपके जितने लाइक्स आएंगे, शेयर्स होंगे, सब्सक्राइब्स होंगे, उसी बेसिस पे तो हमें हौसला मिलेगा आगे बढ़ने का। और अगर हम अच्छे वीडियो बनाएं तो उसके लिए आप हमें बताइए कि और हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आपके सजेशंस हमारे सराहनीय होंगे। ठीक है, नमस्कार।